नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत पर बात करेंगे। इसके अलावा बात बाइनेंस ग्लोबल के CEO ने डिजिटल असासों पर ताउन का इजहार किया और तबादला ख्याल करने के लिए वज़ीर आज़म से भी और CDF जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात का इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब, बाइनेंस के पाकिस्तान आने से हम कहें पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल होने जा रही है? मुदब्बिर साहब, पहले तो मुझे आप बताइए कि आपने कितने बिटकॉइन खरीद रखे हैं? नहीं, वो तो सुना है बहुत नीचे चले लॉजिकल गए, क्वेश्चन। $1.25 से $80,000 लोग डूब गए हैं। मैं डूबने वाला काम नहीं करता अभी। आप पर उम्मीद नहीं लग रहे मुझे फ़ारूक साहब। नहीं तो ये बाय लो एंड सेल हाई वाली बात है ना, ये तो वक्त है खरीदने का। अच्छा, आप एडवाइस कर रहे हैं कि ये वक्त है खरीद लें। क्रिप्टो खरीद लिया जाए? जी 100% मेरी यही एडवाइस हो। अच्छा, बाइनेंस के मुतालिक मुजम्मिल साहब, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो का एक्सचेंज, तकरीबन लगभग कोई $20 बिलियन की रोजाना की इसकी ट्रेडिंग आती है। देखिए, जो जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं, तो फ्यूचर तो ब्लॉकचेन का ही है। हमारी आपकी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हैं, वो मेरे ख्याल में अगले 4 से 6 सालों तक सब चीज़ें जो हैं वो ब्लॉकचेन पे चली जाएंगी। हमारी स्टॉक मार्केट ब्लॉकचेन पे चली जाएगी, आपकी गाड़ी ब्लॉकचेन पे होगी, आपका घर ब्लॉकचेन पे होगा, दुनिया की तकरीबन सारी रियल एस्टेट जो है वो ब्लॉकचेन पे होगी। तो ये तो जिसको हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल ट्रेंड है, यानी कि क्या उसको कहें कि वापसी ना वापसी का रुझान है। ये तो जाना ही जाना है। पाकिस्तान की चॉइस है कि हम उसको ज्वाइन कर लें या हम दुनिया से पीछे रह जाएं। तो अभी जो तस्वीर मैंने देखी हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, आप सोचिए कि बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, उनका ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, वो मैंने देखा है उस तस्वीर में, जिसमें वजीर आजम साहब यानी कि हमारी सिविलियन टॉप मोस्ट क्यादत, और फील्ड मार्शल साहब, फौजी टॉप मोस्ट क्यादत, और उनके साथ बिलाल बिन साकिब जो चेयरमैन है हमारे वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी एजेंसी के। तो ये तो इस चीज़ का इशारा दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उस रुझान का हिस्सा बनना चाहता है। हमारी टॉप नॉच सियासी क़यादत उसका हिस्सा बनना चाहती है, हमारी टॉप नॉच फौजी क़यादत उसका हिस्सा बनना चाहती है। तो ये इशारा और ये पैगाम तो सामने आ रहा है। कहते हैं पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग इस वक्त कर रहे हैं। देखिए, जो एस्टिमेट्स मैंने देखे हैं, जो चेन एनालिसिस के आते हैं, उसमें क्रिप्टो अडॉप्शन के हवाले से तो पाकिस्तान दुनिया में तकरीबन तीसरे नंबर पे आ रहा है। अब सोचिए कि 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के, क्रिप्टो अडॉप्शन के हवाले से टॉप में इंडिया है, दूसरे में अमेरिका है, और तीसरा नंबर जो है वो पाकिस्तान का आ रहा है। मेरे एस्टिमेट से लगभग आप समझिए कि 15 से 20 बिलियन डॉलर के तकरीबन क्रिप्टो के असासाजात हैं जो पाकिस्तानी ओन करते हैं। अच्छा, अब एक तजवीज़ ये है कि ये जितने लोग पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर बाइनेंस को पाकिस्तान में स्टेट बैंक लाइसेंस दे देता है तो फिर हम इसको उसकी तरह स्टॉक एक्सचेंज की तरह बाइनेंस को भी रेगुलेट कर सकेंगे या नहीं? देखिए, सवाल ये है कि पाकिस्तानी, आपने 2 करोड़ बताया, मेरा अंदाजा था कि 15 से 20 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग है पाकिस्तानियों की तरफ से। अब ये सब कुछ ग्रे जोन में हो रहा है, यानी कि हमें पता नहीं कि वो कानूनी है, लीगल है, इलीगल है। अब जब इसको रेगुलेट कर देंगे, और जिस एक्सचेंज की आप बात कर रहे हैं, अगर ये रेगुलेट हो जाएगा, कावानीन बन जाएंगे, उस कावानीन के तहत ये सारी ट्रेडिंग होगी, तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान 3 से 4 बिलियन डॉलर जो है वो क्रिप्टो के असासाजात को अट्रैक्ट कर पाएगा, अगर हम बाकी दुनिया से आगे निकलते हैं और जल्द से जल्द ये कवानीन बनाते हैं। कमजोरियां मुजम्मिल साहब मुझे जो नजर आ रही हैं वो यही है कि कानून शायद कुछ डिलेड है, कुछ धीरे धीरे बन रहा है, और एक बड़ी कमजोरी मुझे ये लगती है कि हमने पाकिस्तान की रेगुलेटरी वर्चुअल एसेट की रेगुलेटरी एजेंसी तो बना दी है, लेकिन उसको स्टेट बैंक के अंडर दे दिया। ये इतनी इंपॉर्टेंट एजेंसी है, मैं समझता हूँ कि इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
इसको एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए, या इसका स्टेट बैंक से अलग अपना एक बोर्ड होना चाहिए। और दूसरा, एक पाकिस्तानी, देखिए ये जनरेशन जी जिसको हम कहते हैं, ये ज्यादातर जवान लोग हैं, नौजवान लोग हैं, जो क्रिप्टो के अंदर आ रहे हैं। जो बेबी बूमर्स हैं, जो 40 50 60 साल के हो गए हैं, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है वर्चुअल एसेट की तरफ। तो पाकिस्तान क्रिप्टो यूथ प्रोग्राम कोई होना चाहिए, यानी कि इतनी बड़ी हमारी यूथ की आबादी जो सारा वक्त अपना जो वो जीरो सम सियासत में गुजार देती है, अगर उसको माइल किया जाए कि भाई इधर आओ और माल बनाओ, वो सियासत को छोड़ो। गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। नहीं, पर विच इज गुड। वो ये कहा जा रहा है कि अगर हम ये कहें कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए आपको फाइलर होना ज़रूरी है, तो कोई 1.5-2 करोड़ लोग फाइलर हो जाएंगे एकदम। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको अकाउंट के लिए फाइलर होना चाहिए, तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए भी फाइलर की शर्त रखेंगे तो 1.5-2 करोड़ लोग सिस्टम में आ जाएंगे। देखिए, मैं तो आज तक मुजम्मिल साहब ये नहीं समझ सका ये फाइलर और नॉन फाइलर का क्या मतलब होता है। दुनिया में एक ही चीज होती है और वो फाइलर होती है, यानी कि एवरीवन जो भी आमदन कमा रहा है, चाहे वो किसी भी सोर्स से कमा रहा हो, He has to उसको pay the टैक्स tax. देना, टैक्स का system का हिस्सा बनना है। तो ये फाइलर और नॉन फाइलर, तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी तक तो अपने जो रिजर्व्स हैं वो डॉलर्स में रखता है, तो इनको क्रिप्टो में भी रखना चाहिए, गोल्ड में भी रखना चाहिए, और कुछ शेयर ऑफ हमारा जो रिजर्व्स है वो क्रिप्टो में होना चाहिए। डू यू सपोर्ट दैट? देखिए, इस वक्त गोल्ड के रिजर्व तो पाकिस्तान के पास कोई तकरीबन 65 टन सोना है, कोई 5-6 बिलियन डॉलर की उसकी मालियत आती है, वो हमारे रिजर्व का ऑलरेडी हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा हम डॉलर्स में रखते हैं, और डॉलर जो है वो आप समझिए कि एक डिप्रिशिएटिंग करेंसी है, वो उसकी वैल्यू, रियल वैल्यू जो है वो गिरती चली जा रही है। उसकी वजह ये है कि जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो सालाना तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर इजाफी छापता है। और जैसे ही इजाफी डॉलर छपते हैं, हमारे स्टेट बैंक के पास जो डॉलर्स पड़े हैं उनकी आप समझिए कि कुव्वत खरीद गिर जाती है। अब ये असासा जो है, जिसकी हम खास तौर पे बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं, तो वो एक ऐसा असासा है जिसकी लॉन्ग टर्म में वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। तो एक तरफ ये असासा है डॉलर जिसकी वैल्यू गिरती ही जा रही है, और दूसरी तरफ एक असासा है जिसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। आजकल तो डाउन है क्रिप्टो, आजकल तो लो पे है, लोगों रिस्क के भी है पैसे पाकिस्तान डूब में। गए हैं। जी। सवा लाख डॉलर वाला $70,000 पे आया हुआ है। जी मुजम्मिल साहब, ये आप बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। स्टेट बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म में नहीं देखता। ये असासा जो है, ये आप समझिए कि तकरीबन पिछले 10 सालों से सालाना की बुनियाद पे तकरीबन 40 से 50% बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 से 12 साल का रिकॉर्ड है इसका। तो ये आपने 2 या 3 महीने के 4 महीने का ट्रेंड नहीं है। ये आप सोचिए कि कुछ साल पहले जो है ये तकरीबन 450 पाकिस्तानी रुपए का था, और आज ये पहुंच गया है कोई 3 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो मुलाकात हुई है बाइनेंस वाली, फ्यूचर जिसमें इम्पैक्ट। मिलिट्री लीडरशिप की टॉप भी मौजूद थी, सिविल लीडरशिप की टॉप भी मौजूद थी, आपको बाइनेंस पाकिस्तान में अब के आने में कोई रुकावट तो नज़र नहीं आ रही होगी? देखिए, किसी एक कंपनी से डील करना जो है, मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है। नहीं, पर ये अभी जो टीम आपने, लीडर है ना, ये लीडर है पूरी दुनिया का, ये आएगा तो बाकी आ जाएंगे। ये आईएमएफ की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि एसआईएफसी खास तौर पे प्राइवेट डील्स ना करे, वो एक पब्लिक रिकॉर्ड रखे, वो एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट कोड शाया करे, और उस इन्वेस्टमेंट कोड के तहत जो भी एलिजिबल होता है वो पाकिस्तान में आ जाए। अच्छा, अब ठीक। टेक्निकल बात ये है कि आप क्रिप्टो को पाकिस्तान में लाने के सपोर्ट हैं? हमें सिर्फ ट्रेडिंग करनी चाहिए या माइनिंग की तरफ भी जाना चाहिए? क्योंकि अब ज़्यादा वो मुल्क पैसे बना रहे हैं जो क्रिप्टो माइनिंग भी साथ कर रहे हैं। हम अभी तक सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं 15 से 20 बिलियन डॉलर की। आपको पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग का क्या फ्यूचर लगता है? देखिए मुजम्मिल साहब, एक तो क्रिप्टो जो है वो बाई प्रोडक्ट है, जो असल चीज है वो ब्लॉकचेन है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। असल साइंस जो है, मैं समझता हूँ कि हमारी जिंदगियों में या इंसानी तारीख में जो दो सबसे बड़ी इजादात हैं, एक उसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एक ब्लॉकचेन है। क्रिप्टो करेंसी जो है उसका सिर्फ इस्तेमाल होता है उस ब्लॉकचेन को चलाने में। तो असल बात है ब्लॉकचेन की।
अब माइनिंग वो ममालिक कर रहे हैं जिनके पास बिजली जो वो बना रहे हैं बड़े सस्ते दामों, खास तौर पे जो पानी के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जहाँ पे तकरीबन मुफ्त में बिजली बन जाती है। हमारे यहाँ अभी इशू ये है कि बिजली जो है उसका रेट बहुत महंगा है। एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से मेरा ख्याल है कि क्रिप्टो काउंसिल की तरफ से की गई थी कि हम सस्ती बिजली माइनर्स को दे दें, लेकिन उसके ऊपर आईएमएफ ने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठा दिया कि आप किसी एक सेक्टर को सस्ती बिजली नहीं दे सकते। तो आपको लगता है अभी माइनिंग का फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है? फिर मैं आपसे शॉर्टकट में ये पूछूं। जी, जब तक बिजली की कीमत बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत महंगी रहेगी, उस वक्त माइनिंग करना जो है वो बड़ा महंगा पड़ेगा। अगर पर अभी ठीक। अब मैंने यूएई बिजली में देखे हैं, दुबई में, कि वहाँ क्रिप्टो पार्क्स बने हुए हैं। लोग अपने कंप्यूटर वहाँ जाके $100 पे रेंट पे रख देती हैं और क्रिप्टो माइनिंग करती हैं। तो और वो क्रिप्टो पार्क्स जो हैं वो सोलर पे भी चल रहे हैं, और उन्होंने बैटरीज लिथियम की लगा के क्रिप्टो पार्क्स बनाए हैं। आप नहीं समझते हम अपनी क्रिप्टो पार्क्स जो हैं वो सोलर पर चला सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी गैस फील्ड ऐसी हैं जो भी अबैंडन कर दी गई। उनकी उनकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं थी, उनको मेन ग्रिड से ज्वाइन नहीं किया गया। वहाँ पे मुझे स्कोप नज़र आता है कि अगर कंप्यूटर्स को उन्हीं साइट के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाए, और वहाँ से वो गैस वेल्स जो अबैंडन कर दिए गए हैं, उस गैस की मदद से बिजली बनाई जाए और फिर उससे माइनिंग की जाए,